देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। महंगी बिजली और पेट्रोल, सब्र का मशवरा और सेनेट का हंगामा, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ पारस जहांजेब। सेनेट और लॉन्ग मार्च का हंगामा अपनी जगह, लेकिन वफाकी इदारे शुमारियात के मुताबिक पिछले 3 हफ्तों से महंगाई में मुसलसल इजाफा हो रहा है। इस हफ्ते भी महंगाई में 0.8% का इजाफा हुआ। दूसरी तरफ हुकूमत ने बिजली की कीमतों में ₹1.95 फी यूनिट इजाफा करके सार्फिन पर 200 अरब रुपए का इजाफी बोझ डाल दिया है। इसके अलावा हर 15 दिन बाद पेट्रोल की कीमतें बढ़ाना भी मामूल बन चुका है। वजीर आजम इमरान खान से जब ये सवाल किया जाता है ना, तो वो कहते हैं कि 5 सालों में जादुई तब्दीली नहीं आती। वो आवाम को इंतजार का मशवरा देते हैं और कहते हैं कि आवाम सब्र करें, हालात ठीक होने में वक्त लगता है। वजीर आजम साहब, आपका गरीब आवाम को सब्र करने का मशवरा अच्छा है, लेकिन ये सब्र सिर्फ गरीब आवाम ही क्यों करे? प्लीज आप महंगाई से कहें ना कि वो भी थोड़ा सा सब्र कर ले। आपने कल ही बिजली की कीमत बढ़ाई है, कितना अच्छा होता आप भी थोड़ा सब्र कर लेते। पेट्रोल की कीमत मजीद 16 रुपए बढ़ाने की समरी आ चुकी है, प्लीज इस दफा आप भी थोड़ा सब्र कर लें। गैस की कीमतों में आए रोज इजाफा होता है, प्लीज आप गैस की कीमत बढ़ाने वालों से कहें कि वो भी थोड़ा सब्र कर लें। अद्वियात की कीमतें मरीजों की बर्दाश्त से बाहर होती जा रही हैं, प्लीज आप अद्वियात वालों से कहें कि वो भी थोड़ा सा सब्र कर ले। प्लीज बेरोजगारी से कहें ना कि वो भी थोड़ा सा सब्र कर ले। प्लीज चीनी माफिया से कहें कि वो भी थोड़ा सब्र कर ले। आटे की कीमत आए रोज बढ़ती जा रही है, प्लीज आटा माफिया से कहें वो भी थोड़ा सब्र कर ले। दालों को गरीब की पहुंच से दूर करने वालों से कहें कि प्लीज थोड़ा सब्र कर ले। प्लीज आप घी और तेल महंगा करने वालों से भी कहें कि वो भी थोड़ा सब्र कर ले। अगर ये सब्र का मशवरा सबके लिए हो तो शायद मिलजुल कर हम सब ही ये मुश्किल वक्त गुजार लेंगे। प्रोग्राम में आज हम महंगाई पर भी बात करेंगे और आज प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है सीनियर तज्जियाकार हैं इरशाद भट्टी साहब, सीनियर तज्जियाकार हैं मोहसिन बेग साहब और सीनियर तज्जियाकार हैं सईद काजी साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में शिरकत के लिए। पहले एक ब्रेक लेंगे, देखते रहिएगा न्यूज़ में। इरशाद भट्टी साहब, आपसे शुरू करते हैं और सबसे पहले भट्टी साहब, आपको मुबारक हो बहुत बहुत कि आप तज्जियाकार के साथ साथ आप एंकर भी बन गए हैं। तो पहले ज़्यादा मुझे ये बताएं कि ये हॉट सीट का तजुर्बा कैसा रहा, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत बोझ है और बड़ा मुश्किल है। अब अंदाजा हुआ? नहीं बहुत मुश्किल। एंकर पे कितना बोझ होता है? मैं कह रहा हूँ कि मैं कह रहा था ये हमें कह देते हैं कि मेरा मतलब है शुरू करें और हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और तीर मारे, लेकिन बड़ा मुश्किल है। राइट, अच्छा सर आगे बढ़ते हैं। अच्छा सर, कितने सच्चे और खरे हैं हमारे वजीर आजम इमरान खान कि वो खुद तो सब्र नहीं करते लेकिन हमें वो सब्र की तलकीन करते हैं, हमें वो सब्र का मशवरा देते हैं। तो भट्टी साहब, इस सब्र पे आप क्या कहेंगे और क्या आप सब्र करने को तैयार हैं या आप भी घबरा चुके हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैं तो बिल्कुल नहीं घबरा रहा, क्योंकि कायद ने कहा है घबराना नहीं और सुकून कब्र में है। तो ऑप्शन मेरे पास 2 हैं या घबराऊं ना या कब्र में चला जाऊं। तो मैं घबरा नहीं रहा और मैं ये बड़ कहता हूं ना तो लोग अंदर खाने में हंसते हैं। बिलीव मी, वजीर आजम चाहते हैं कि महंगाई ना हो, लेकिन होता क्यों नहीं है? ये जो फ्रस्ट्रेशन क्या है, हम क्या करें आपके प्रोग्राम में उन्होंने कहा कि हम क्या करें, आप बंदे भूखे मार रहे हैं। और फिर उनका कहा कि जादू की छड़ी मेरे पास। फिर उनका ये फेरी टेल्स में होता है कि वो अचानक आए, आप बादशाह हैप्पी रहने लग गए। फिर उनका कि 5 साल सिर्फ, कोई खुदा को अगर चीन देखो 15 साल दिए हुए, फलां देखो, मुझे भी कोई 20-25 साल, ताकि उसके बाद फिर उनका कि मेरी रातों की नींद उड़ गई है। किसकी वजह से? महंगाई की वजह से। फिर उनका मेरा अपना गुजारा नहीं होता मेरी तनख्वाह में। फिर उन्होंने कहा कबीना इजलास हर में, और 18 कबीना इजलास तो मैंने भी गिने हुए हैं जिसमें महंगाई। फिर उन्होंने 19 नोटिस लिए हैं महंगाई पर। फिर हर हफ्ते वो कहते हैं मैं महंगाई का इजलास करता हूं, मॉनिटर किया जाता है। बिल्कुल। लेकिन क्या महमूद खान एंड कंपनी, वजीर आजम, आप एंकर हैं, आप कैमरे भी आपको सीधे करने पड़ जाएं, आपको मेकअप वाले को भी आप ही करना पड़ जाए, कोऑर्डिनेशन भी आपको ही करनी पड़ जाए, नोट्स भी आपने ही तैयार करने हैं,
हो गया ना प्रोग्राम। नहीं, लेकिन मेरा काम ये है कि ये मैं जो टीम मेरी होगी उसको मैं बड़ा देखभाल के सोच समझ के रखूंगा। अगर मैंने ही सब करना है तो टीम यहाँ एक दूसरी बात, यहाँ एक दूसरी बात, ये इस पे हम कई मरतबा राइट पीपल फॉर राइट जॉब नहीं, होमवर्क नहीं था, कई मरतबा कर चुके हैं और प्यारे चहेते लाडले भर दिए। अब हफीज परवेज मुशर्रफ के हफीज शेख ने जब थोड़े कर्जे लिए, जरदारी साहब के हफीज शेख ने बहुत कर्जे लिए, इमरान खान के हफीज शेख ने अब वो कर्जे उतार रहा है। तो जब इस तरह के आप करेंगे, हमाद अजहर को कितनी महंगाई का होगा। मरियम रात को पता नहीं किलो के हिसाब से अंडे बेच रही थी वो उस डस्के में। तो बिलावल ये कितने महंगाई का मारा होगा, नंबर 1। दूसरी बात, आप आ जाएं, ये है हमारी हुकूमत, शुक्र करो हुकूमत, मैं इसको कहता हूँ अपनी को। ये वो मौत दिखाती है, बुखार दे देती है। मिसाल के तौर पे आप हैं अवाम, मैं हुकूमत हूँ, आप मुझसे पूछें कि डीजल महंगा हो गया, क्यों महंगा हुआ, पूछें क्यों महंगा हुआ। खुदा का शुक्र करना, शुक्री 10 रुपए फी लीटर महंगा करना था। हमने 3 रुपए किया है, और वो भी IMF की वजह से महीने में 4थी मरतबा। आप अगला 16 रुपए की समरी गई है। आप अगले पूछे चीनी क्यों, चीनी 85 रुपए किलो हो गई। ना शुक्री, खुदा का खौफ, 110 की नहीं मिल रही थी, 85 पे आ गई, 90 पे आ गई। हालात तो हैं ना। अगर वजीर आज़म इमरान खान की जगह कोई और होता वो क्या करता। आटा गंदम, हमने रशिया से गंदम मंगवाई। अच्छा, ये नहीं बताते कि डीजल और पेट्रोल जो है ये क्यों महंगा हो रहा है, जब सस्ता था। करेंगे तो मुल्क कैसे चलेगा। जब जमीन पर था उस वक्त हमने खरीदा नहीं, माफिया से लड़ रहे हैं। जब जमीन पर था हमने खरीदा नहीं, स्टोर नहीं किया। ये नहीं बताते चीनी की सारी कैबिनेट डिवीजन काबीना को ब्रीफिंग गलत दी, 1 साल पहले एक्सपोर्ट कर रहे थे, अब इंपोर्ट कर रहे हैं। ये नहीं बताते आटा गंदम की सारी ब्रीफिंग्स गलत, आदाद शुमार वाली दीदी गलत दी गई, और हफीज शेख, हमाद अजहर, उमर अयूब, नदीम बाबर, रजाक दाऊद, और रजाक दाऊद जिन्होंने मुबैना तौर पर किसानों का बेड़ा गर्क कर दिया। ये नहीं बताना। अच्छा, फिर उसके बाद गवर्नेंस पर किस तरह का मुल्क मिला था हमें, खुदा का खौफ करो, कर्जों में जकड़ा हुआ। तो ये सर मुझे बताएं, 2.5 साल हो चुके हैं इनको, और अब आपको पता है 1 साल के बाद जो सियासी जमातें हैं ना वो अपनी इलेक्शन कैंपेन्स में मसरूफ हो जाएंगी। तो आपको लगता है कि अभी ये हालात बेहतर कर लेंगे इस वक्त में, अब इनको डिलीवर करना चाहिए, या अभी भी ये सब्र का मशवरा दे रहे हैं? नंबर 1 IMF इधर बैठा हुआ है। नंबर 2 नालायक नाहल टीम, वफाक की, पंजाब की, KPK की। ओवरऑल नंबर 3 फोकस नहीं है, लड़ाइयाँ हैं, सवेरे ट्वीट करना है, टीवी प्रोग्रामों में फाते बन के निकलना है, और कितने स्कैंडल्स और कितने जहाद कर जहादी लोग दिया जाता है ना। अवाम कुछ भी नहीं, कोई प्लानिंग नहीं। नंबर आगे प्लानिंग कोई नहीं, दूर अंदेशी कोई नहीं, आगे फोकस कोई नहीं, चीजों को कंट्रोल कोई नहीं करना। और दूसरी बात है, इनका और हमारी दुनियाएं अलग हैं। इनकी दुनिया में वो चीजें मैटर ही नहीं करती जो हमारी दुनिया में मैटर करती। मोहसिन बेग साहब, आप इसके ऊपर क्या कहते हैं? सर चूंकि आपको भी काफी उम्मीद थी, लेकिन अब लगता यह है कि आप भी घबरा गए हैं, लेकिन वजीर आजम कहते हैं कि आपने सब्र करना है, अभी हालात ठीक हो जाएंगे वक्त के साथ साथ। मेरे ख्याल में उनकी तो किसी बात पे एतबार नहीं रहा कि सब्र करो और हालात ठीक हो जाएंगे। बेसिकली मैं एक वीडियो देख रहा था मौलाना तारक जमील साहब की, मैं ज़्यादा उनको फॉलो नहीं करता, लेकिन उन्होंने कहा कि जब अल्लाह नाराज़ हो तो हुकूमत बेवकूफ़ों को दे दी जाती है। तो बस वो हालात आपके सामने। आप कह रहे थे अगर प्राइम मिनिस्टर कोई और होता तो क्या करता। वो जो चोर और चक्के हमने निकाल दिए वो इससे बेहतर काम कर रहे थे। 5.8 पे आपकी ग्रोथ थी। मैं उनकी तारीफ नहीं करता, मैं उनका बड़ा नकार था। कहते हैं कई बार हुकूमतें की हैं वज़ीर आज़म इमरान खान का, सर पहला चांस है ये। आप उनसे कहते हैं 2.5 साल 5 साल में वो कर दो जो वो 20-25 साल में नहीं कर सके। PM साहब कहते हैं मेरी 22 साल की स्ट्रगल है, 22 साल में आप एक फाइनेंस मिनिस्टर नहीं अपनी पार्टी में ला सके, आप एक अच्छा प्लानर नहीं ला सके, आप एक अच्छा मीडिया को बंदा नहीं ला सके, तो आपकी 22 साल की स्ट्रगल थी क्या? कौम को जो आपने बताया कि मैं 100 दिन में ये करूंगा, 3 महीने में ये करूंगा और फलां मैं ये कर दूंगा, वो क्या था? वो धोखा था, वो फ्रॉड था। सर वज़ीर आज़म सुन ले, नवाज शरीफ ने क्या कहा था? वो कहते हैं हमें तो पता ही नहीं चलता 5 साल कैसे गुजर गए। वो कहते हैं 1 साल बाद मुझे ये पता चला मामलात क्या है इस मुल्क के। देखें इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ अवाम ने तो आपको जहां पहुंचाना था पहुंचा दिया, और कुछ और लोगों की मेहरबानी भी हुई, आप पहुंच गए। आपने डिलीवर करना था ना, आप एक्सक्यूजेस मत दें।
देयर इज नो एक्सक्यूज। कौम अगर मर रही है महंगाई से और मुश्किल हालात जो कौम को आपने दिए हैं, ये जो शुमारियात का आपने बताया, ये अगर 2.5 साल का आप साल लगा लें चीजों की महंगाई का, तो 26% बनता है। ये 26% यहाँ तो आप उनकी इनकम बढ़ा देते। बढ़ाइए ना, वो सरकारी मुलाजमीन 25% तनख्वाहों में इजाफा किया, बिजली पाकिस्तान में 22 करोड़ सारे सरकारी मुलाजमीन है। नहीं, अब मर के 6 लाख नहीं है। अब किसानों को भी चाहिए कि इस तरह आए और पेंशनर्स बेचारों का क्या कसूर है? अब आप देखें ना जी, किसानों की बात करें, जो बुराई जो तबाही इन्होंने एग्रीकल्चर में लाए हैं, मैं भी थोड़ी बहुत उस पर नॉलेज रखता हूँ। 1650 रुपए में गंदम नहीं उग सकती, किसान नहीं उगा सकता। 1800 की उसको घर पड़ती है। आप कम से कम पाकिस्तानी रुपीस में उसकी प्राइस 2000 रुपए रखते। 2200 मोहसन भाई, चलो जी 2000 मंगवाई, 22 उनको किसानों को दिया। अच्छा जी, अपने किसानों को फायदा नहीं, अपनी करेंसी में पैसे देने थे, वो डॉलरों में दे के मंगवा रहे। इल प्लान्ड, एवरीबॉडी इज मेकिंग मनी। ये जो कहते हैं ना कि जी मैं ऑनेस्ट हूँ, मुझे पता है इमरान खान पैसे नहीं बनाता, लेकिन करप्शन कहा जा रहा है इनके दौर में बढ़ गई है। और आपने इन्होंने कहा जी हफीज शेख कर्जे उतारा है, नहीं, अभी आप चेक करें कि कर्जे लिए कितने। और इन्होंने जो सऊदियों को और यूएई को पैसे वापस किए हैं, वो जो लोन लिया है वो 14.5% ऑन डॉलर, जो कि कोई शख्स दुनिया में नहीं पे कर सकता, कंट्री हो। मतलब अगर आप रोज मुझे कहेंगे जी सब्र करो, तो आप सब्र करके छोड़ो सीट, नए इलेक्शन कराओ, जान छोड़ो। मतलब आपसे नहीं चल रहा ना ये मुल्क। हर कोलो फेल में आपने तजाद किया। 5 साल पूरे होने दें, क्या शायद कोई 5 साल क्यों पूरे होने दें? अगर आपसे सवाल किए किसी और से आपने, देखिए हम उनसे भी यही सवाल कर रहे थे, लेकिन ये नहीं पता था कि उससे भी बड़ी तबाही हम लेके आ रहे हैं। राइट, सईद काजी साहब, सर जब ये हुकूमत बनी है तो आपको याद होगा कि पहले साल में हमारे वजीर आजम इमरान खान साहब ये कह रहे थे कि घबराना नहीं है, ये मशवरा दे रहे थे, और अब गुज़िश्ता साल से वो ये मशवरा दे रहे हैं कि आवाम सब्र करे। क्या आप हमें ये बता सकते हैं कि इस कौम ने और मजीद कितना इसको सब्र करना होगा? कौम को इस निज़ाम के रहने तक सब्र करना पड़ेगा। अभी आपने बड़ी खूबसूरत बात की, अब जब इंट्रो दिया, बड़े शायराना अंदाज में एक नंगी माशी हकीकत को सामने लाई आप। इस हिर्स का वो समंदर है जिसकी कोई तय नहीं होती। अब मैं आपसे थोड़ा इख्तलाफ अपने भाइयों से भी करूंगा और आप थोड़ा सा, ये बिल्कुल नाअहल नहीं है, ये बिल्कुल नाअहल नहीं है। इन्हें पता है ये किसके मुलाजिम है। असल में तनख्वाह हमसे लेते हैं। ये जितने आपके हैं ना, फाइनेंस मिनिस्टर हो गया, आपका ये स्टेट बैंक के हो गए, इनको बड़े लायक लोग हैं ये, इनको पता है ये किसकी खिदमत पर मामूर है। ये हमारा खून, ये माशी हिटमैन है जिसे वो अमेरिकन राइटर ने लिखा था। दे आर कॉन्शियसली डूइंग ऑल दिस। ये बिल्कुल एक हैं, इनको पता है कि रियासत को चलाने के लिए हमारा खून निचोड़ना है विद होल्डिंग टैक्स के जरिए। ठीक, ये लोग जो आपके कार्टल्स हैं, जिसे रेंट सीकर्स कहते हैं। रेंट सीकर्स कौन होते हैं? रेंट सीकर ये जो इंडस्ट्री के मालिक हैं। रेंट सीकर्स हम उन्हें कहते हैं जो पैदावार में इजाफा नहीं करते, अपने मुनाफों में इजाफा करते हैं। और मैं एक और बात बता दूं, खान साहब को शायद अब तक पता चला हो या ना चला हो, लम्स के डॉक्टर तैमूर हसन की फिगर कोट कर रहा हूं। सिर्फ 20% मैशत है सरकार पाकिस्तान के पास। ये जो मगरमच्छ के आंसू रोज बहाते हैं, ये सारे जो कार्टल्स हैं, इस मुनाफे में डायरेक्ट जो है उसमें उसके बेनिफिशरी हैं। ठीक, राणा भगवान दास की रिपोर्ट खोलें और ये जो अबू बकर खुदाबख्श की रिपोर्ट खोलें। एक डीजी आयल होता है जिसने बैठना होता है तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ, ठीक, और कीमत तय करनी होती है। आपका नहीं पता, राणा भगवान दास साहब ने सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट दी जब वो कमीशन को हेड कर रहे थे, वो मौसूफ साल में 3 दफा नहीं आए डीजी है जो है, और जो लोग इंपोर्ट कर रहे थे वो ही कीमतें तय कर रहे थे। ये बिल्कुल चौकस लोग हैं। सईद काजी साहब, एक मिसाल, ये मुल्क जो है ना 5 साल में मुल्क की प्लानिंग नहीं होती। वजीर आजम कहते हैं कि कौमें जो है ना वो कई साल की प्लानिंग करती हैं। यहाँ मसला ये है, वो कहते हैं कि 5 साल बाद बदकिस्मती इलेक्शन आ जाता है और हुकूमतें इलेक्शन की प्लानिंग शुरू कर देती हैं। नहीं लगता है खान साहब, लगता है बहुत कुछ करना चाहते हैं सईद काजी साहब, लेकिन ऐसी टीम मैं लाऊंगा अपने प्रोग्राम की। मैं बात कर रहा हूँ दुनिया खत्म कर दूं बात को। आप जरा इनका क्लास कैरेक्टर देखें। मैंने कल जब अपना शो किया तो मैंने स्क्रीन को 2 हिस्सों में तकसीम किया। जब वकील हाई कोर्ट लाहौर पर हमला कर रहे थे तो वो भी दिखाया, और जब वो मेहनतकश जो इस रियासत को चलाते हैं, जब उनकी बारी आई तो आपने इनकी रौनक देखी
गैस मार मार के बुरा हाल कर रहे टेस्ट कर रहे थे। शेख रशीद ने कहा वो काफी अरसे से पड़े हुए थे, अपने घर टेस्ट कर रहे हैं, टेस्ट भी करना होता है और अभी जखीरा है हमारे पास। रोजदारों को गालियां देने वाले ये नूरा कुश्ती लड़ रहे हैं हमारे साथ। मौलाना फजलुर रहमान पर सेडिशन लगती है अगर जो बातें उन्होंने की हैं जी, आपके इदारों में कानून मौजूद है, हिम्मत नहीं हो रही, तो ये 2 नंबर लड़ाई कर रहे हैं। तो असल लड़ाई क्या है? बुलाए ना, असल लड़ाई वो है जो आने वाले दिनों में लड़ी जाएगी। अच्छा। और जिसकी थोड़ी सी शक्ल आपने इस्लामाबाद में देखी है, क्योंकि हफीज शेख साहब ने कह दिया है कि ये 65 अरब रुपया हम नहीं दे सकते, IMF इजाजत नहीं दे रहा जी। ये आ चुकी है बात। जब ये पैसे लेने की बारी आएगी फाइनेंस मिनिस्ट्री से तो फिर खेल शुरू होगा। ये नहीं कि सर इस बेचारी हुकूमत की IMF की मजबूरियां भी है ना, निगहबानी करने आए हैं। IMF को भी तो इन्होंने मुंह देना है ना। और दूसरा वो कहते हैं बिजली की कीमतें भी हम इसलिए बढ़ा रहे हैं क्योंकि पिछली हुकूमत ने बड़े महंगे मुआहदे कर लिए थे। हम क्या करें, वो सर्कुलर डेट जो है वो कंट्रोल ही नहीं हो रहा है। कैंसिल कर दो पारस, आप उन मुआहिदों को खत्म कर सकते हैं। मैंने डॉक्टर इकरामुल हक से बात की है। दुनिया भर में एक तरीकाकार है कि अगर कोई 2 नंबर हुकूमत जो कि माजी में भी रही है वो अगर कोई आपके अवाम के मफाद के खिलाफ आप फैसला करते हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाके डिसीजन लेके इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाके तमाम मुआहिदे जो हैं सारी बातें पता है कर सकते हैं। मगर नहीं, वो यहां भी हिस्सा पूरा देते हैं, ऊपर तक पूरा हिस्सा देते हैं ये IPP वाले। इसलिए अभी आपने अद्वियात की बात की और अख्तर हुसैन शेख को हम उठा नहीं सके जिसकी डिग्री जाली है, सबको पता है बिल्कुल कितने कहां तक पैसे लगाता है यार वो। तो ये सारा कंप्रोमाइज सिस्टम है, ये माल बनाते हैं। ये बड़े लायक लोग हैं। सेनेट पे ही बात कर लेते हैं भट्टी साहब। नहीं सेनेट से पहले मेरा देखिए, क्योंकि बिलीव मी खुदा की कसम मैं सच्ची बात कह रहा हूं। मैं लोगों में फिरता रहता हूं, जाता रहता हूं। लोगों को ये बासी कढ़ाइयों में उबालों में कोई गर्ज नहीं रह गई। खुदा की कसम चूल्हे बुझ रहे हैं, खुदा की कसम औरतों के धंधे ज्यादा हो गए हैं, खुदा की कसम लोगों ने अपने बच्चे उठा लिए हैं, खुदा की कसम लोग तंग है महंगाई से। सर आप बात करें, उन्हें शर्म ही नहीं आती। यानी मैं ये कहना चाहता हूं, कसम उठा के मैं कह रहा हूं कि मैंने लोगों को बोटियां गिन के सालन में डालते देखी महीने में एक दफा। बिल्कुल हमारा जो हम ब्लेस्ड लोग हैं, हम एक मरतबा जो खाना खाते हैं वो पूरे महीने का खर्चा है। बिलीव मी, लोग खड़े होते हैं और ललचाई हुई नजरों से फ्रूट को देख रहे होते हैं। 11 खत वजीर आजम ने लिखे गंदम बोरान पे, 13 2 बाद में भी लिखे 13 खत लिखे TCP को, फलाने को। वजीर आजम लिख रहा है, वजीर आजम सेक्रेटरिएट से। TCP अपने अंडर इदारा है। हाँ, अपने अंडर खत लिख रहा है। मैं शुक्र करे तार नहीं भेजी या कोई बेरंग नहीं भेजा। चल लिफाफे कबूतर की चाल, अगर होगा मोहब्बत तो मिलेगा जवाब। अच्छा गलत अदादो शुमार काबीना को, कभी कोई ऐसी काबीना है जिसको चीनी और गंदम के गलत अदादो शुमार बयान किए गए हों? अच्छा ये छोड़ दें, 1 साल पहले गंदम सरप्लस थी, बड़ी गंदम। साईं बुजदार को पता नहीं पंजाब की कितनी गंदम चाहिए, कितना आटा चाहिए। अच्छा सर एक्सपोर्ट कर दो जी अगले साल। सर गंदम तो मुक गई, इंपोर्ट कर लो जी। अच्छा 3 माह हफीज शेख टेंडरिंग करते रहे हम गंदम के बहरान में। अच्छा 4 मरतबा गंदम बोरान पर, सिर्फ 2 फिक्रे, 4 मरतबा गंदम बोरान पर काबू पाने का मौका मिला, नाकाम। गंदम आ नहीं रही, गंदम आ गई है। बैरी अमूर का वजीर अली जैदी ट्वीट कर रहा है, यानी तब्दीली आई नहीं, आ गई है। अपने किसानों को नहीं, रूसी किसानों को क्या दिया है फायदा। कपास पे तौहीने पार्लियामेंट का मुर्तकब हुआ है रजाक दाऊद। असद कैसर बुलाना चाह रहा था, नहीं। किसान आज इश्तिहारात दे रहे हैं, अपीलें कर रहे हैं अल्लाह के नाम पे। एक दिन में 5 रुपए चीनी फी किलो बढ़ी है। शहजाद अकबर साहब ने बताया था एक दिन में 1 रुपए बढ़े तो 5 अरब शुगर माफिया को प्रॉफिट होता है। 5 रुपए एक दिन, आज मजीद 5 रुपए बढ़ गई है, रिपोर्ट हुई है चीनी। अच्छा देखे ना, या तो मार दें या अपने 50-50 60-60 वजीर रखे हुए। मुझे आप 10 वजीरों के नाम बता दें पंजाब में, 15 वजीरों के नाम बता दें KP में, 20 वजीरों के नाम बता। वजीर आजम साहब से मेरा चैलेंज है, एक सांस में अपने एडवाइजर और वजीरों के नाम बता दें। कितने क्या करना है, एंड रिजल्ट क्या है? मैं फॉलो अप लूंगा, मैं जुर्माने करूंगा, मैं सजाएं दूंगा, मैं इनको वहां फेंकूंगा जहां ये याद नहीं करें। अब काम होगा, अब काम होगा, अब काम हो रहा है। और वो सेनेट इलेक्शन के ऊपर बहुत काम कर रहे हैं। अच्छा भट्टी साहब, वो वीडियोस तो आपने देखी होंगी ना, मुझे वैसे सच बताइएगा कभी जिंदगी में एक साथ इतना पैसा भट्टी साहब आपने देखा है? और हैरत नहीं होती कि इस मुल्क में इतना पैसा, नोटों के बंडल्स दिए जा रहे हैं सर। एक सीट 60-70 करोड़ रुपए उसकी कीमत लगाई जा रही है।
फिर भी ये इसके बावजूद मुल्क गरीब है ये। अच्छा माशाल्लाह, मैंने देखा है जी, एक तो एक साथ कई 3-4 फिल्में थी जिसमें विलन लेके गया था और ढेर लेके अपने सामने। दूसरा मैंने देखा था रईसानी बलूचिस्तान के सेक्रेटरी जो थे, उनकी वो लोग उनके हाथ वो गिनना खत्म हो गए। तीसरा मैंने 35 वॉल्यूम्स और 10 वॉल्यूम्स में भी इतना पैसा चश्मे तसव्वुर में देखा है। फलूदे वाले अरबपति हो गए थे तो इतना पैसा आप क्या कह रही है? ख्याल तो मुर्दों का भी रखा। हाँ, मुर्दे बैंकारी कर रहे थे कि वो क्या कहते हैं, कित्थों आई अन्य व दौलता अगेन एंड अगेन मिलते हैं मिलियम मोलता और उसके आके नो मनी ट्रेल पर ज़मीर मुतमिन है। तो वो यानी वो अच्छा बेसिक बुनियादी चीज़ है कि ये दो चीज़ें हमारी कौम का बड़ा मशगला है। क्या? एक सांप गुजर जाए लकीर को पीटना, दूसरा हर चौथे दिन एक बासी कढ़ाई रख देना और उसमें कड़ी डाल देना और उबालते रहना। इस मुल्क में मुझे बता दें, डॉक्टर आसिम की एक वीडियो आई थी एतराफी, क्या खेत मिट्टी कर लिया था? कुछ नहीं। इस मुल्क में सौलत मिर्जा फांसी चढ़ गया सच बोलते बोलते के हमने उसको भी क्या कर लिया उस वीडियो का। इस मुल्क में कुरान उठाकर जुल्फकार मिर्जा सर पे कुरान उठा के फिरता रहा और बताता रहा कि एक ऐसा बंदा है जो जिसके हाथ में सेब हो और वो कहेगा केला है, इतना झूठा है। ये सारी करप्ट हुकूमतों की बातें कर रहे हैं आप। इस मुल्क में ईमानदार हुकूमत है मुल्क के अंदर। नहीं मेरी बात सुन, इस मुल्क में सेनेट की वीडियो, इस मुल्क में 35 वॉल्यूम्स, इस मुल्क में 10 वॉल्यूम्स, इस मुल्क में टीटी राज कपूर क्या कर लिया? क्या हमूदर रहमान कमिशन से एबटाबाद कमिशन तक किसी कमीशन का क्या कर लिया? किसी कमेटी नहीं, मेरी बात किसी नहीं, मैं अभी वो भी सुनते हैं, दोबारा सुन लेते हैं। मौका देंगे आप तो किसी नहीं मैं आज नहीं, मुझे लगता है अपने प्रोग्राम में भी इतना ही बोलते हैं, वहां इतना नहीं बोलते। एंकर मैं भी एंकर हूं, अभी यहाँ गेस्ट हैं, आखिरी 30 सेकंड सुन लीजिए। अच्छा, कोई कमेटी बना ले, ये कमेटियां बना लो, कमीशन बना लो और ब्रॉड शीट से कुछ निकल आएगा। मुझे पता कर्जा कमीशन से कुछ निकल आया तो मुझे वो भी एक बना था। कोई कमेटी कोई कमीशन इस मुल्क में नहीं। निज़ाम इंसाफ ऐसा है, हमारे निज़ाम इंसाफ के घर बैठे बिठाए घर के बेसमेंट में छुट्टी वाले दिन और नवाज शरीफ साहब 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे लंदन चले जाते हैं और मुर्गी चोर को नहीं मिलती इस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमानत, एवनफील्ड में मिल जाती है। मोहसिन बेग साहब और सुप्रीम कोर्ट में धनिया आखिरी बात, धनिया चोर 1 साल बाद सुप्रीम कोर्ट में उसकी जमानत होती है, लेकिन बाकियों की हो जाती क्योंकि ये बड़े हैं। ठीक है मोहसिन बेग साहब, आपने ये इंकिशाफ किया कि 2018 में वज़ीर आज़म इमरान खान को लैपटॉप के ऊपर 15 वीडियोस दिखाई गई थी और 5 और वीडियोस भी थी लेकिन वो किसी वजह से चल नहीं सकी थी। तो सर ये उस वक्त में ज़रा इसको डिटेल में भी बता दीजिएगा और उस वक्त में आपके ख्याल में पीटीआई ने फिर ये वीडियोस क्यों नहीं रिलीज़ की? वीडियोस उस वक्त खान साहब के पास थी नहीं, सिर्फ दिखाई गई थी और उसी बेस पे इन्होंने अपने लोगों को निकाला था। 15 और 5 चल नहीं सकी थी, 2 फाइल्स जी 2 फाइल्स थी। वो अच्छा ही हुआ नहीं चल सकी, वरना कुछ लोग अभी बहुत इंपॉर्टेंट ओहदों पे हैं वो भी फारिग हो जाते हैं। उन्होंने अपने रिलेटिव्स अपने भाइयों के जरिए पैसे लिए थे। तो बेसिकली खान साहब को अब ये जो वीडियो इन्होंने रिलीज किया है मुझे तो काउंटर प्रोडक्टिव लगती है, क्योंकि इन्होंने की है सर, खान साहब की मर्जी से हुई है और नेचुरली ये चाह रहे हैं कि शो ऑफ हैंड्स में मदद मिलेगी। ऐसा नहीं है, पीटीआई बहुत बेहंगम तरीके से पिटी है क्योंकि इन्हीं के लोग थे मेजॉरिटी में जिन्होंने पैसे लिए। सर एक बात, वो जो आप बता रहे हैं कि खान साहब को वीडियोस दिखाई गई थी, तो ये वीडियोस बनाई किसने थी आपके इल्म में है और ये वो कौन शख्स था जिसने लैपटॉप लाके खान साहब को ये वीडियोस दिखाई थी? मैं वो नहीं बता सकता। पीटीआई का ही था इनका? जी नहीं, पीटीआई का नहीं था। बेसिकली बात यह है कि जो लोग इतने हैवी अमाउंट्स देते हैं, क्योंकि यहाँ हमारे यहाँ मुनाफकत और जो है 2 नंबरी में भी 2 नंबरी है। लोग पैसे लेके 3 जगह से मुकर जाते हैं। तो ये अपनी रसीद के तौर पर उन्होंने बनाई थी, कोई ब्लैकमेलिंग के लिए नहीं थी, ताकि कल को सनद रहे कि इन्होंने हमसे पैसे लिए, आया हमें वोट दिया या नहीं दिया। और ये मैं आपको वसूख से कह सकता हूँ, ये वीडियोस जो भी देता है पैसे वो कुछ ना कुछ सबूत जरूर रखता है। और ये वीडियोस आज से पहले भी बनी हुई हैं। लोगों ने जब पैसे दिए तो उन्होंने वीडियोस बना के रखी कि बावक्त जरूरत काम आ गए। इसलिए वो कह रहे हैं कि इसकी टाइमिंग पे, खान साहब कह रहे हैं इसकी टाइमिंग अहम नहीं है, इस पे बात ना करें। मेरे पास तो अगर ये वीडियो होती तो मैं पहले ही अदालत में इसको पेश कर देता, क्योंकि कई लोगों ने हितक इज्जत का उनके अरकान ने दावे किए हुए थे मुकदमात उन पे। मैं वो इस हद तक तो ठीक कह रहे हैं कि वीडियो उनके पास मौजूद नहीं थी। कंडीशन भी यही थी कि आप देख लें, लेकिन आपको कॉपी नहीं दी जाएगी।
अब इन्होंने कॉपी मेरे ख्याल में ली है और सिर्फ इस बेस पे ली है कि मैं पब्लिक को बताऊं और सुप्रीम कोर्ट को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करूं कि शो ऑफ हैंड से इलेक्शन हो, क्योंकि आज भी इनको खतरा है कि मेरे बंदे बिक जाएंगे क्योंकि उसकी वजह है ना जी, आपने 2.5 साल में अपने वर्कर्स को पूछा नहीं, एमपीएस को पूछा नहीं। पंजाब में इतना बुरा हाल है, 35 के करीब एमपीएस हैं, कुछ 2 ग्रुप बने हुए हैं, फिर आप यहाँ से सिलेक्ट करके बंदों को वहां भिजवा दे। अभी इनके ऊपर प्रेशर था तो इन्होंने नाम चेंज किए, जैसे बलूचिस्तान में भी किया। तो बेसिकली खान साहब को जितना फार्मूला था ना जी कि जी ऑनेस्टी, शफाफियत और करप्शन खत्म। सर एक बात, इनके लोग करप्शन नहीं देते। पैसे जिस जगह पे दिए गए हैं तो वो कहा जा रहा है परवेज खट्टक के ईमा पे दिए गए हैं और ये कहा जा रहा है कि असद कैसर को सब कुछ पता था। वो वाकई वो स्पीकर हाउस ही आज वो असद कैसर साहब चीख के कह रहे थे जी, बिल्कुल वो कह रहे थे। और मैं आपको वसूख से कह सकता हूँ कि झूठ बोल रहे थे, वसूख से कह सकता हूँ कि वो स्पीकर हाउस ही था जहाँ पे पैसे दिए। नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन जो बात वो आज कह रहे थे, वो हलफ लिया उन्होंने, वो झूठ बोल रहे थे कि मुझे इल्म ही नहीं है, सौदे कराने में ये शामिल थे। मैं इससे आगे जाता नहीं। 2 तरह के पैसे दिए गए, एक वो पैसे जो परवेज खट्टक साहब ने अपने एमपीएस को रोकने के लिए दिए कि आप इधर ही रहें। उन पे परवेज खट्टक साहब पे प्रेशर था कि खान साहब का कि इतने इलेक्ट करवाने हैं ये लोग, क्योंकि बड़ी एम्बैरेसमेंट हो जानी थी। अब भी ये सारी चीजें जो खान साहब कर रहे हैं एम्बैरेसमेंट की वजह से कर रहे हैं। और मैं आपको तहकीकात करा ले तो खुद ही नहीं फंस जाएंगे। वो तहकीकात है। 3 रुकनी जिसने पहले दिन ही कह दिया कि असद कैसर भी क्लियर और परवेज खट्टक भी क्लियर, ये भी कह दिया पैसे लेने वाले 2% के लोग झूठ बोल रहे हैं। ये पहले से ही वो फैसला करके फवाद चौधरी ने ये बात की ना, तो ये घर की कमेटी बना दी है उन्होंने। वैसे कोई हर जगह जुडिशियल कमीशन की डिमांड करते हैं। मैं आपको बताऊं कि आप करें घपला तो मुझे अच्छा नहीं लगता, अगर मैं करूं तो मेरे लिए जायज है। खान साहब को नहीं पता इनके उम्मीदवार पैसे दे के वोट खरीदते हैं। ठीक, पंजाब में जो 30 सीटें थी और 57 वोट निकला है, वो किससे निकला है? खान साहब ने उस पर तो बड़ी ताड़ियां बजाई। अब भी जिन 2-3 लोगों को केपीके में टिकट दिया है, आप पारस जरा उसका प्रूफ निकाल लें, उनका धंधा निकाल लें, उनके मनी ट्रेन निकाल लें जिनको अभी टिकट दिया है। तो खान साहब से पूछें कि वो पीटीआई में थे। मैं इस पे बात करूंगी कि मेरिट पे टिकट्स दिए गए या नहीं दिए गए। सईद काजी साहब, सर ये आपको लगता है कि अगर ये ओपन वोटिंग सेनेट इलेक्शंस में हो जाती है तो क्या फिर ये तमाम मसला जो है वो हल हो जाएगा या फिर और करप्शन के नए तरीके जो हैं वो ईजाद हो जाएंगे? सर क्योंकि जिसने करप्शन करनी है वो तो करप्शन करेगा ही ना। या आप समझते हैं कि जिनको टिकट्स दिए जा रहे हैं उम्मीदवारों को, जो पार्टियां दे रही हैं, वो जरा इनका अगला पिछला सारा खंगाल लेना, इनका रिकॉर्ड चेक कर ले आगे पीछे का? मेरे आबाई शहर में एक कारोबारी थे, बहुत बड़े कारोबारी थे। कुछ तबलीग के बाद उनकी काया पलटी और उन्होंने कहा मैं हर काम बाय दी बुक करूंगा। और जब वो आए बाय दी बुक तो 1 साल लगा था। उन्होंने बिजली चोरी बंद कर दी, उन्होंने टैक्स चुराना बंद कर दिया। उनके कंपेटिटर्स ने 6 महीने बाद उन्हें उठा के बाहर फेंक दिया था इस मार्केट से। अब इमरान खान जन्नत में हुकूमत कर रहा है। ये कौन लोग हैं उसके सामने जो बैठे हुए हैं? इन्हें कौन लेके गया था इन इंटेलिजेंस एजेंसियों के दफ्तरों में जहां बैठ के इनकी पार्टियां बनी थी? और ये पहले दिन से दुकानदार आए थे यहां पे हट्टियां सजाने। हम क्यों कहते हैं पंजाब में ऐसा बंदा लेके आओ जो छांगा मांगा कर सके? और लड़ किसके साथ रहे हो तुम? शहर के सबसे बड़े गुंडे के साथ लड़के तो दुआओं से लड़ना है उसके साथ आपने, पंदू नसाए करने हैं, उसको नसीहत करनी है। और ये तो खून पीने वाले हैं सारे, ये सारा दिन बैठ के हराम का धंधा करते हैं। 35 साल से ये काम कर रहे हैं। इमरान खान तू नेक हो जा यार, हम किस दुनिया में रह रहे हैं? क्या बात कर रहे हैं आप? इमरान खान को अब अंदर आके शायद पता चला होगा कि मैं जब 1913 में उनके पास गया था, मुझे आज मिला एक बाल कटाते हुए एक बंदा, कहना जी यह की कराए। मैं कहा जी मुस्लिम लीग नून के खिलाफ बोल दे सर, ध्यान नहीं सी बोल दे। बात यह है कि यहाँ क्या तरीका है सियासत का जी? डीसी, थाना, पटवारी का क्या रोल अदा करता है? मुझे बताएं। मैं एक टीवी चैनल में था, खुदा की कसम सच बोल रहा हूं, मैं नाम नहीं लेता उसका। मैं इलेक्शन सेल का हेड था। रात को मेरे डीएन ने इलेक्शन से पहले मुझे चिट पकड़ा दी थी। 2013 के इलेक्शन के रिजल्ट थे वो। अच्छा। मैं हल्फन ये कहने को तैयार हूं, वो साहब हयात है, मैं उनकी मर्जी के बगैर नाम नहीं लेना चाहता। उनको कहां से मिले? बात ये है जी, जब मुस्लिम लीग नून आई थी, बात ये है कि आप किस मंडी में बैठे हुए हैं? इमरान खान साहब नमाज नीत लें तो उधर से उनकी सारी सैनेट खरीद के को ले जाएगा।
भाई अब तो बड़ी कंफ्यूजन है इस वक्त में कि ओपन बैलेट होगा या सीक्रेट बैलेट होगा। काजी सईद साहब, आप देखें कि तमाम सियासी जमातें भी सुप्रीम कोर्ट चली गई हैं, कल पहली हियरिंग है सर, क्या तूल दे रही हैं फिर ये भी? पारस, मैं कहता हूं इनमें से कुछ भी हो जाए मेरा कुछ बनने वाला नहीं है। जो वहां बंदा बैठेगा उन कार्टल्स का और रेंट सीकर्स का नुमाइंदा होगा, मेरा नुमाइंदा नहीं होगा। अच्छा, इसमें दोनों तरफ जो इलेक्शन लड़ रहे हैं उनमें से कोई भी मेरा नुमाइंदा नहीं है। अच्छा, मुझे एक बात बताएं सईद काजी साहब, सारे मेरा गला काटने अभी भी लोग बिक रहे हैं, अभी भी कीमतें लग रही हैं। वज़ीर आज़म का दावा है बिक रहे, सबसे ज्यादा कौन सी पार्टी पैसा लुटा रही है? सरमाए की मंडी है, ये सरमाए की मैशत है, ये सरमाए की जमहूरियत है। इसका नाम, इस्तिलाही तदरीसी नाम सरमायादाराना जमहूरियत है। अच्छा, कैपिटलिस्ट डेमोक्रेसी, इट्स नॉट अ वर्कर्स डेमोक्रेसी। जरा खबर देना कि इस वक्त में सबसे ज्यादा कौन सी पार्टी रेट लगा रही है? इमरान खान ने आपको बताया नहीं? नाम नहीं लिया, मैं आप क्या बताऊं, लीडर है। अभी आपको कोई भूल है कि कौन बड़े होगा? लीडर और भी हैं, कौन होगा? भूल है कि कौन होगा? देखे ना, ये पीपल्स पार्टी पे शक शुरू कर सारे लगाएंगे। मैंने कब कहा पीपल्स पार्टी? केपीके में कौन, किसने? मिसकंसेप्शन नहीं होनी चाहिए। यहाँ जो माल लगाएगा वो ही खेलेगा, ये माल की मैशत है। ठीक, ये 70 का इलेक्शन नहीं है कि लोगों ने साइकिलों पे कैंपेन करके लोगों की जमानतें। सईद काजी साहब, वैसे सेनेट इलेक्शन में क्या ख्याल है, सबसे ज्यादा नुकसान में कौन सी पार्टी रह सकती है अगर खुफिया बैलेट हुआ तो? पाकिस्तान के अवाम सबसे बड़े नुकसान में पाकिस्तान के अवाम होंगे। एक ब्रेक लेते हैं, देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। भट्टी साहब, सेनेट में पैसा चल रहा है, ज़मीर बिक रहे हैं, वीडियोस भी आ रही हैं। मुझे ये बताइए कि आप क्या वजह लगती है कि ऑपोजिशन इसके बावजूद जो ओपन वोटिंग है उसको सपोर्ट क्यों नहीं कर रही? क्या सिर्फ वजह यह है कि इमरान खान को इस मरतबा नुकसान हो, पीटीआई को नुकसान हो? झूठ, मुनाफकत। मैं सारी बातें एग्री करते हुए दोनों भाइयों की, दोनों की दो मुख्तलिफ थी, दोनों की दो मुख्तलिफ सच्चाइयाँ थी, दोनों की दो मुख्तलिफ तल्ख हकीकतें थी, मोहसिन भाई की भी और सईद काजी साहब की। वो सईद काजी साहब ठेकेदार जमहूरियत, ठेकेदार फ्रेंडली जमहूरियत और सरमायादार फ्रेंडली जमहूरियत, पैसा फ्रेंडली जमहूरियत, डंकीस फ्रेंडली जमहूरियत। हार्स ट्रेडिंग तो बड़ा मुकद्दस लफ्ज हो गया अब इनके आगे। जिस तरह ये पैसे रख के और चेहरे पे फख्र लगा के बैठे होते, डंकी से भी कोई नीचे हो तो वो करे, शर्म से डूब मरने का मकाम है। एवाने बाला सेनेट पिरच का, जॉर्ज वाशिंगटन का पिरच का काम करता है, ठंडा करके खाओ। बड़े लोग, बड़े हमारे बैठते हैं कौम के, और यहाँ क्या, यहाँ मनी लॉन्ड्रर भी आए, यहाँ मुकदमे वाले भी आए, यहाँ जाती मुलाजम भी आए और यहाँ इस तरह भी आए। अच्छा, एक तरफ तो ये इमरान खान साहब का मैं मानता हूँ, आज़म धमकी भी दे रहे हैं कि अगर खुफिया सीक्रेट बैलेट हुआ ना तो ये ऑपोजिशन रोएगी। अच्छा, हॉर्स ट्रेडिंग की धमकी दे रही है गवर्नमेंट में, क्या मतलब है? दूसरी बात, इनका क्या है कि अब पैसे चल रहे हैं। अच्छा, अब मैं कह रहा था ना कि वो लकीर पीटना क्यों कह रहे, वो छोड़ो लकीर 2018 की, गुजर गया, वीडियोस बन गई, 15 और देख लोगे वीडियोस, क्या निकाल लोगे? वो वजीर कानून कल हुआ है, वो वजीर कानून बैठा था ना, उसको दोबारा पैसे लेने वालों की शक्लें तो हम सबने देख ली हैं। जिम्मेदारों का तयन, जिन्होंने पैसे दिए, जिन्हें फायदा हुआ। मैंने 15 आपको मिसालें दी, उनमें जिम्मेदारों का तयन नहीं हुआ था डॉक्टर आसम वाली वीडियो में। सौलत मिर्जा, जुल्फकार मिर्जा, 35 वॉल्यूम, 10 वॉल्यूम, किसी का कुछ कर लिया, 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे जिम्मेदार निकल जाते हैं। तब्दीली हुकूमत है। अच्छा, वीडियोस की बात करते हैं तो चेयरमैन सेनेट की जो वीडियो आई थी, कुछ हुआ? अच्छा, मोहसिन लगारी पंजाब असेंबली से वोट लेकर सेनेटर बन के कुछ 35-40 वोट, सब हैरान परेशान, ये क्या हो गया है, क्या हो गया? अच्छा, गवर्नर सर्वर सेनेटर बन गए। हमारी एक खातून एमपीए थी, आंसुओं से रोई कि हमारे कुछ लोगों ने चीट कर दिया। बलोचिस्तान हार्स ट्रेडिंग हुई, फूक मारा था, फूक मारा था। और अच्छा, वे एक खातून वो फौत हो गई है, मैं नाम नहीं लेता, उन्होंने वोट दिया वगैरह वगैरह। अच्छा, ये कल्चर बदलने की बढ़ के। अच्छा, केपी के हार्स ट्रेडिंग, आपके सामने डंकी ट्रेडिंग, 20 निकाले गए, रोने धोने खत्म। चेयरमैन सेनेट अदमेत 40 जीत गए, 64 हार गए।
कुछ हुआ अच्छा आ गया। अच्छा ख्वाजा सुन ले मैं मुतमईन, मेरा ज़मीर मुतमईन है। नो मनी ट्रेल पर ज़मीर मुतमईन। अच्छा, ख्वाजा आसिफ जरदारी साहब ने छुरा घूंपा, बिलावल भुट्टो अपने सेंटरों से इस्तीफे ले लिए, अब मैं करूंगा इनका जो हाल करूंगा। हासिल बज़िन जो मुंह काला हो गया, यहाँ बैठने की अल्लाह उनकी मगफरत करे, बख्शिश फरमाए, यहाँ बैठने की मुझे शर्मिंदगी हो रही है। रजा रबानी मुझे शर्म आ रही है। नवाज शरीफ मकरूह धंधा, आखिरी नवाज शरीफ मकरूह धंधा, एंकर का ख्याल करो, नवाज शरीफ मकरूह धंधा, एहसन इकबाल मकरूह धंधा, इसहाक डार जमहूरियत दागदार, बिलावल हम तो चाहते हैं करप्शन कम हो, परवेज रशीद आखिरी बात कर, हासिल बंजो साहब की रूह को कह रहे थे कि मैं शर्मिंदा हूं। उनके बाद सेनेट में खड़े होकर 14 लोगों ने आपके साथ दगा किया, उसका एंड रिजल्ट क्या निकला? कुछ भी नहीं। आज वही अपोजिशन क्या कह रही है, हम ओपन बैटिंग, ये डसे हुए हैं सारे। ये क्या कह रहे हैं हम, क्योंकि इस मर्तबा इमरान को नकब लगने की उम्मीद है। जहांगीर तरीन साथ नहीं है, कहते हैं खुफिया, इस तरह जहांगीर तरीन साहब साथ नहीं है, इमरान खान के साथ मैनेज करने वाले साथ नहीं, दूसरी तरफ हैं। अगर खुफिया बैलेटिंग होती है, ठीक है, सपोज अगर सुप्रीम कोर्ट इस ऑर्डिनेंस को मुस्तरद कर देती है, सर आपके ख्याल में जो नताइज आएंगे उस पर कितना असर या कितना फर्क पड़ सकता है? फिर देखिए, मेरे ख्याल में तो ओपन बैलेटिंग नहीं होगी, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल भी पुराने तरीक़ाकार से भेजा है और सुप्रीम कोर्ट इसकी तशरीह कर सकती है, चेंज नहीं कर सकती। तो खान साहब को जो फिक्र है, इसीलिए ऑर्डिनेंस भी लाए। अब ऑर्डिनेंस के ऊपर कोई लीगल राय जिनसे मैंने पूछी, उन्होंने कहा जी ये तो 120 दिन के लिए होता है, अगर इसके तहत इलेक्शन हुए तो 120 दिन के बाद वो इलेक्शन जो है वो चैलेंज हो सकते, खत्म हो जाएंगे। खान साहब को मसला ये आ रहा है, देखें आप अगर मेरे साथ क्रिकेट खेलें और मैं आपके साथ फुटबॉल खेलूं तो मैं जीत कैसे सकता हूं? आई हैव टू प्ले द सेम गेम। इन्होंने जो छोटी मोटी चीटिंग की, किसी पिछले कमरे में कोई उस्ताद ने इनको बताया, आप जैसे आए थे, जैसे वादे किए थे, जो आपका पोस्चर था आपको वैसे ही रहना चाहिए था। आपने जब चीटिंग की है एक दो चीजों में, तो आपको जवाब चीटिंग से ही मिलेगा, और वो आने वाला जवाब। और सेनेट के इलेक्शन में अगर यूसुफ रजा गिलानी साहब जीत जाते हैं, जीत सकते हैं, सेनेट की सीट निकाल सकते हैं गिलानी साहब, क्यों नहीं निकाल सकते? अगर वो नाम मुझे ये बताएं होते हैं तो ये जो एमएनए सारे ये आसमान से उतरे हैं, इनको पैसे अच्छे नहीं लगते, इनको फेवर्स अच्छी नहीं लगती, उनके मुकाबले में हफीज शेख हैं, तो उनको कौन पूछता है? वो पीटीआई के हैं, वो कौन है? वो रहते दुबई में हैं, मईशत का बुरा हाल, IMF के मुलाजम। हफीज शेख साहब, खान साहब को तो पहले यही टिकट देनी नहीं चाहिए थी, उनको एडवाइजरी रखो। ना आपकी वो चॉइस थे, ना आपके कहने में उन्होंने गवर्नमेंट ज्वाइन की है, ना उसके बाद आपकी गवर्नमेंट जाने के बाद आपके साथ खड़े होंगे, वो किसी और सेटअप में शामिल होंगे। सर फैसल वाडा को भी टिकट दिए है सिंध से, आपके ख्याल में कोई आपको हैरानगी हुई इस बात के ऊपर, या आपने बड़ी स्मार्ट मूव खेली है कि सांप भी मर जाए और लाठी? नहीं, कुछ नहीं होना। एक्चुअली मैं मेरे उनके साथ दुआ सलाम बहुत अच्छी दूर की सोची है उन्होंने, पर लोगों को फैसल वाडे का तारुफ नहीं है। अच्छा, वाई ही सो इम्पोर्टेंट, क्यों है? तहकीक करें। मसला नहीं, मैं नहीं बता रहा क्यों मजबूरी है वो, उनका पार्लियामेंट में रहना क्यों बहुत जरूरी है, कुछ लोगों के लिए बहुत जरूरी है। वो आप कभी ऐसा क्या खास काम है? मकसद ये है कि जो बिल भी लाया, जो तरमीम लाई, उसमें भी यही था कि ओवरसीज पाकिस्तानी जिनके पास पासपोर्ट होल्डर है, ठीक है जी, अगर तो जीत गया तो सिलेंडर करेगा, नहीं करा तो वापस चला जाएगा, अपना मानदंड ना करेगा। मकसद ये है कि खान साहब, मैं समझ रहा हूँ ना एडवाइजर अच्छे, ना अपनी अकल काम कर रही है, मजाक बना के रख दिया है। कैसे चलेगा फिर? ठीक है, नहीं चल रहा ना, चलेगा कैसे? ये चल रहा है, मुल्क चल रहा है, अवाम से पूछे कि ये मुल्क चल रहा है, उनके मुताबिक तो नहीं। चंद लोग इसको समझ रहे हैं कि हम चला रहे हैं, खुदा के वास्ते। इमरान खान के पसंदीदा भी नहीं, मेरिट पर है या नहीं है? बिल्कुल मेरिट पर टिकट दिया है या नहीं? उस इमरान खान के मेरिट पे पूरे उतरते हैं तो दिया है ना। आपको लगता है? अच्छा, मैं आपको ये भी खबर दे दूं, नहीं इमरान खान का मेरिट, मैं क्या ये टिकट तज्जियाकार भी खान साहब ने नहीं दिया, ये टिकट किसी और ने उनको दिया। अच्छा, ही इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दोज पीपल। ठीक है, वो जीत के आ जाएं, कोई मसला नहीं है। सर देखें ना, फिर यही ऑपोजिशन आके बातें करती है, जिन्होंने पहले जितवाया था उन्होंने ये टिकट भी दिलवा दिया। अच्छा, ऑपोजिशन क्यों नहीं साथ खड़ी हुई, क्यों नहीं ओपन बैटिंग चाहती?
क्यों नहीं ओपन, डसे हुए तो वो हैं, मकरूह धंधा वो करना चाहिए। सईद काजी साहब, एक सेकंड, ओपन बैलेटिंग के लिए सब राजी हैं, आधा तितर आधा बटेर नहीं होना चाहिए कि सेनेट के चेयरमैन का कर ले, चीज अच्छी है। नहीं, सुन ले, उसका एक मैकेनिज्म है। सेनेट का इलेक्शन टेक्निकल इलेक्शन है, इसमें प्रायोरिटीज होती हैं। शो ऑफ हैंड से अगर आपको सारे वोट मिल जाएं और प्रायोरिटीज में आप हार जाएं तो आप हार जाएंगी। ये इसका मैकेनिज्म ऐसे नहीं है कि आप एक बिल लाएं या एक ऑर्डिनेंस लाएं। सीक्रेट बैलेट होगा और इन द फ्यूचर में भी कोई चांस नहीं है कि फिर ये रोकते रहेंगे। ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए आप इस लॉ, भाई आपने अपोजिशन को इस तरह करते हैं कि आप अपने अपोजिशन का प्रॉपर तरीकाकार कमेटीज बनती हैं, आपके वर्किंग रिलेशनशिप होने चाहिए। काजी साहब, ये पारस पर आखिरी बात पारस बीबी, ये रोते हर इंतखाब के कोई इंतखाबी इस्लाहत नहीं करेंगे, ऑर्डिनेंस छोड़ दें, तरमीम से होता है ना, ये तो मान लेना। 238 कहती है पार्लियामेंट में तरमीम होगी आर्टिकल आइन का, 239 कहती है ट्रूथ हर से होगा, लेकिन ये खड़े क्यों नहीं होते? कल भी रोएंगे, कल पीपल्स पार्टी को इसका नुकसान होगा, परसों नून को होगा, तरसों मौलाना साहब को होगा, अगर आज इमरान सईद काजी साहब, ये ओपन वोटिंग के लिए आप समझते हैं कि खान साहब ने अपने सारे कार्ड्स जो हैं वो बिल्कुल सही तरीके से खेले हैं, और सर ऑपोजिशन क्यों इस हक में नहीं है ओपन वोटिंग के? फारिस, सादा सी बात मुझे समझ नहीं आती, ना मौलाना फजलुर रहमान का नुकसान होगा ना किसी को होगा, इस मुल्क के अवाम का होगा। मुझे ये बताएं जी, जब लाहौर के प्लाट नंबर 35 पर कब्जे से हासिल शुदा पैसे सेनेट के इलेक्शन पर असरअंदाज होंगे तो जो मर्जी कर लो यार। मुझे ये बताएं जी, अगर आज आप पार्टियों को ये जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में पार्टियों को दे देते हैं, पार्टियों के लीडर टिकट नहीं बेचेंगे? कसम खा के कहें मुझे जी, बिल्कुल यार, कुत्ते को कुएं से निकालो। इस सरमाए और गंदे और गलीज और काले सरमाए को इस प्रोसेस से बाहर निकालो, पॉलिटिकल वर्कर को लाओ, नजरियात को लाओ, इंसानों की तकदीरें। फिर दौलतमंदों और रिश्तेदारों का क्या होगा? और ये कब्जा ग्रुपों और मनशा बमों के पैसों से जब तक तुम इलेक्शन लड़ते रहोगे, ये रैंगलिंग, ये मीनिंगलेस डिस्कशन, उते हाथ खड़ा कर दो, थले कर दो, सजे कर दो, खबे कर दो, कुछ नहीं होगा। बिकॉज अल्टीमेटली वो काला धन, वो काला पैसा और वो जो काले पैसे की एक गंदी दुकान है, वो फैसला करेगी कौन जीतता है और कौन हारता है। बाकी सब रैंगलिंग बेमैनी है, इसका कोई मतलब नहीं। आपकी और मेरी उम्र में तो ये नहीं होना, बात कर ले, शायद आज से कुछ 100 साल बाद हो जाए तो नहीं होना, तो फिर भारत की उम्र में शायद हो जाए, कोई हल तो निकलेगा, निकलना चाहिए कि ना हो। इस धंधे में सब इन्वॉल्व है, जिसमें से सब इन्वॉल्व है। बेग साहब जिसमें से बेहतरी आप ढूंढ रहे हैं, जिस निजाम में से बेग साहब बेहतरी आप ढूंढ रहे हैं, वो भी 35,000 साल तक नहीं होगा। मैं ढूंढ ही नहीं रहा, मैं तो इस निजाम के खिलाफ हूँ। जमील साहब को, मौलाना तारिक जमील साहब को ले आए यहाँ पे वजीर आजम, देख लीजिएगा क्या होगा 3 महीने बाद। हालात बहुत खराब है मुल्क के सर, कोई भी होता वजीर आजम की जगह, वो कहते हैं वो कैसे संभालते हैं। जिसको निकाला हमने, आपने, सबने मिलके उसको निकाला। हम बहस करते हैं, वो टाइमिंग देख लें और आज 2.5 साल बाद अपने मुल्क के हालात देख लें। 90 दिन के सुहाने ख्वाब नहीं दिखाने चाहिए थे कि 90 दिन में गलत बयानी नहीं करनी चाहिए, धोखा नहीं देना चाहिए। नहीं सईद काजी साहब, लेकिन कम से कम देखें इलेक्शन से पहले या हुकूमत बनने के बाद तो खान साहब को ये बताना चाहिए था ना कि भाई इतनी बुराई है, इतना ये खराब है और इतना टाइम लगेगा ठीक करने में। क्या रहे हैं वो, कह रहे हैं कि निजाम बदलो खुदा के लिए। इधर बदलना है, मौलाना तारिक जमील, हम सारों ने मिलकर, हम सब ने मिलके, हम सब ने बदलने के लिए तो हम आवाम इस निजाम के स्टेक होल्डर रहे नहीं है सर। ये हुकूमत तब्दीली के लिए आई थी, आई नहीं, अब समझ आ गई है ना कि एक इमरान खान कहता था एक ऊपर ईमानदार और सारे नीचे। अब वो फार्मूला उल्टा हो गया है, नीचे अगर सारे बेईमान हो तो ऊपर ईमानदार कुछ नहीं कर सकता। अब ये निजाम, ये नीचे वाले भी काफी उन्होंने इम्पोर्ट किए, नीचे वाले बाहर से इम्पोर्ट करके भी लाए हैं ना जी, उन्होंने क्या गुल खिलाए वो भी जरा देख। ये तो मैं कह रहा हूँ नीचे वाले सारे एक A to Z महमूद। सर एक आखिरी कमेंट कर देंगे, आप पीडीएम के बारे में क्यों कहते हैं कि वो रुस्वा और ख्वार हो गई है? वो कहते हैं हमारे पास बड़े ऑप्शंस हैं अभी इस्तेमाल करने के लिए, तो क्या पता वो तब्दीली ले आए निजाम के अंदर अपने उन ऑप्शंस को इस्तेमाल करते हुए। होता है ना कि बच्चे का पहली में भी फेल, दूजी में भी फेल, तीजी में भी फेल, चौथी में भी फेल, आगे उसको सिफारिश पे करते जाते हैं, या पहले 5 साल ही कच्ची में फेल। आप कहेंगे CSS का इम्तिहान देगा? नहीं, 2.5 साल में कोई एक कामयाबी पीडीएम की, प्रोग्राम एंड कर दें। चलिए सर, बहुत शुक्रिया सईद काजी साहब आपका प्रोग्राम में शिरकत के लिए, मोहसिन बेग साहब और इरशाद भट्टी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया तीनों का प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। अपना और अपने मुल्क का ख्याल रखिए। फारस जहां से को इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।